आगरा के किले में दीवान आम रोज की तरह सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और ज्ञान की जिज्ञासा दोनों झलक रही थी। दरबार खचाखच भरा था। मंत्री, अमीर, उमरा, सेनापति और दूर दराज से आए फरियादी अपनी अपनी अर्जियां लेकर मौजूद थे। नवरत्नों में से अधिकांश अपनी नियत जगहों पर बैठे थे। जिनमें तानसेन अपनी वीणा के साथ तैयार थे, तो टोडरमल राजस्व के हिसाब किताब में उलझे नजर आ रहे थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य विजयनगर से एक विशेष दूत पंडित ज्ञानसागर शहंशाह अकबर से मिलने की इजाजत चाहते हैं। पंडित ज्ञानसागर अपनी विद्वत्ता और तर्क क्षमता के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। पंडित ज्ञानसागर ने भव्य वेशभूषा में दरबार में प्रवेश किया। उनका ललाट चौड़ा था, आंखों में ज्ञान का तेज और चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने अदब से झुककर शहंशाह अकबर का अभिवादन किया और विजयनगर के राजा का मैत्री संदेश प्रस्तुत किया। औपचारिकताओं के बाद अकबर ने पंडित ज्ञानसागर का स्वागत करते हुए कहा, पंडित जी, हमने आपकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे दरबार में पधारे। पंडित ज्ञानसागर ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, आपकी कीर्ति और आपके दरबार के नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की चर्चा विजयनगर तक है, खासकर राजा बीरबल की। मैंने सुना है कि यहां हर मुश्किल सवाल का जवाब और हर पहेली का हल मौजूद है। अकबर ये सुनकर प्रसन्न हुए। उन्हें अपने नवरत्नों, खासकर बीरबल पर बहुत गर्व था। आपने बिल्कुल सही सुना है पंडित जी, हमारे दरबार में बुद्धि और विवेक की कोई कमी नहीं। पंडित ज्ञानसागर की आंखों में एक चुनौती भरी चमक दिखाई दी। शहंशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके ज्ञानी दरबारियों के समक्ष एक छोटी सी सरल सी पहेली रखना चाहूंगा। देखना चाहता हूं कि क्या वाकई आपके दरबार में हर पहेली का हल है। अकबर को चुनौती पसंद आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य पंडित जी, हमें आपकी पहेली सुनने में प्रसन्नता होगी। पहेली और दरबारियों की माथा पच्ची। पूरा दरबार उत्सुकता से पंडित ज्ञानसागर की ओर देखने लगा। बीरबल भी थोड़े सीधे होकर बैठ गए। उनकी आंखों में हमेशा की तरह एक कौतूहल था। पंडित ज्ञानसागर ने अपनी गंभीर आवाज में पहेली कही, वो कौन सी चीज है जो बिन बुलाए आती है, बिन कुछ चुराए चली जाती है, ना उसका कोई रूप है ना रंग, पर हर किसी के जीवन का है वो अभिन्न अंग। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबके पास वो आती है पर किसी के पास टिकती नहीं। बताओ, क्या है वो चीज सही? पहेली सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पहेली सुनने में सरल लग रही थी, लेकिन उसका अर्थ गहरा था। शहंशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। क्यों भाई दरबारियों, आप में से कौन इस सरल सी पहेली का उत्तर देगा? पंडित जी को दिखाइए कि अकबरी दरबार में बुद्धि की कोई कमी नहीं। सबसे पहले वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि यह शायद धन या लक्ष्मी से संबंधित है। पंडित जी, शायद आप अवसर की बात कर रहे हैं। अवसर बिन बुलाए आता है और अगर चूक गए तो चला जाता है। पंडित ज्ञानसागर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मंत्री जी, अवसर महत्वपूर्ण है, पर वो हर किसी के पास समान रूप से नहीं आता और कभी कभी टिका भी रह सकता है। ये मेरी पहेली का सही उत्तर नहीं। फिर एक अन्य दरबारी, जो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था, खड़ा हुआ। जहांपनाह, पंडित जी शायद हवा की बात कर रहे हैं। हवा बिन बुलाए आती जाती है, उसका रूप रंग नहीं, और सबके लिए जरूरी है। पंडित ज्ञानसागर ने फिर इनकार किया। हवा जीवन के लिए जरूरी है, पर वो तो हर समय मौजूद रहती है, आती जाती रहती है, टिकती भी है। मेरी पहेली का जवाब ये भी नहीं। इसके बाद तो जैसे जवाबों की झड़ी लग गई। किसी ने कहा नींद, किसी ने सोच,
किसी ने समय, किसी ने मृत्यु। हर कोई अपने तर्क दे रहा था। नींद आती है, चली जाती है, रूप रंग नहीं, सबके लिए जरूरी। लेकिन पंडित जी ने कहा, नींद तो हम बुलाते भी हैं, और कभी कभी वो घंटों टिकती है। सोच विचार आते जाते हैं, रूप रंग नहीं। पंडित जी ने कहा, विचार तो हमारे नियंत्रण में हो सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, टिका सकते हैं। समय आता जाता रहता है, टिकता नहीं। पंडित जी ने कहा, समय का रूप तो है घड़ी, पल, पहर, और वो निरंतर बहता है, सिर्फ आता जाता नहीं। मृत्यु बिन बुलाए आती है, सबको आती है, टिकती नहीं, शरीर छोड़ देती है। पंडित जी थोड़े गंभीर हुए। मृत्यु जीवन का अंत है, एक घटना है, पर वो ऐसी चीज नहीं जो रोजमर्रा में सबके पास बार बार आती जाती हो और जीवन का अभिन्न अंग हो। इस तरह से दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जो पहली शुरू में सरल लग रही थी, वो अब एक अबूझ रहस्य बन गई थी। हर जवाब को पंडित ज्ञानसागर बड़ी विनम्रता और तर्क के साथ काट देते थे। शहंशाह अकबर भी कुछ चिंतित नजर आने लगे। पंडित ज्ञानसागर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर रही थी, जैसे वो कहना चाह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल की भी फजीहत होगी। कुछ बीरबल की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। काफी देर तक जब कोई सही उत्तर नहीं दे पाया, तो शहंशाह अकबर ने अपनी अनुभवी नजरें बीरबल पर डाली। बीरबल अब तक शांत बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, पूरा दरबार इस पहेली को सुलझाने में नाकाम रहा है। अब आपकी बारी है। हमें विश्वास है कि आपके पास इसका जवाब जरूर होगा। पंडित ज्ञानसागर को दिखाइए कि अकबरी दरबार की शान क्या है। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से शहंशाह को सलाम किया और फिर पंडित ज्ञानसागर की ओर मुड़े। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने पंडित ज्ञानसागर से कहा, पंडित जी, आपकी पहेली वास्तव में बहुत गूढ़ और विचारणीय है। आपने दरबार के समक्ष एक उत्तम चुनौती रखी है। पंडित ज्ञानसागर ने थोड़ा अकड़ के साथ कहा, राजा बीरबल, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, पर क्या आपके पास इसका उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए, पंडित जी, आपकी पहेली का उत्तर बहुत ही सहज और हमारे आसपास ही मौजूद है। वो चीज है याद, स्मृति। याद। दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। ये जवाब किसी ने नहीं सोचा था। पंडित ज्ञानसागर भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, याद कैसे? स्पष्ट करें। बीरबल ने बड़ी सहजता से समझाना शुरू किया। वो बिन बुलाए आती है। बीरबल ने कहा, पंडित जी, यादें अक्सर बिन बुलाए ही हमारे मन में कौंध जाती है। हम कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक कोई पुरानी बात, कोई चेहरा, कोई घटना याद आ जाती है। हम उसे बुलाते नहीं, वो खुद चली आती है, बिन कुछ चुराए चली जाती है। याद जब आती है तो हमसे कुछ लेकर नहीं जाती। वो बस एक अनुभव देकर, एक एहसास जगाकर वापस चली जाती है। वो हमारे मन से कुछ चुराती नहीं। ना उसका कोई रूप है, ना रंग। याद का कोई भौतिक रूप या रंग नहीं होता। वो तो मन की एक स्थिति है, एक एहसास है। हम उसे देख या छू नहीं सकते, पर हर किसी के जीवन का है वो अभिन्न अंग। यादें हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारा ज्ञान, सब यादों के सहारे ही तो टिके हैं। बिना यादों के हमारा अस्तित्व ही क्या है? चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, हर किसी के पास उसकी अपनी यादें होती है। सबके पास वो आती है, पर किसी के पास टिकती नहीं। यादें पल भर के लिए आती है और फिर विलीन हो जाती है। कोई भी याद हमेशा हमारे मन पर छाई नहीं रहती। वो लहरों की तरह आती जाती रहती है। एक याद आती है, फिर चली जाती है, फिर कोई दूसरी याद आ जाती है। वो किसी के पास स्थायी रूप से टिकती नहीं।
दरबार का विस्मय और पंडित का नतमस्तक होना। बीरबल की व्याख्या सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हर कोई सोचने लगा कि इतना सरल और सटीक उत्तर उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। बीरबल ने पहेली के हर हिस्से को अपनी व्याख्या से पूरी तरह संतुष्ट कर दिया था। पंडित ज्ञान सागर के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी विजयी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह आश्चर्य और प्रशंसा ने ले ली थी। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, बीरबल के तर्कों को मन ही मन तोला और फिर उनके चेहरे पर सच्ची प्रशंसा का भाव आ गया। वो अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े और बीरबल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा बीरबल, मैं निशब्द हूं। आपने मेरी पहेली का न सिर्फ सही उत्तर दिया है, बल्कि उसकी ऐसी सटीक व्याख्या की है जो मैंने स्वयं भी नहीं सोची थी। मैं व्यर्थ ही अपनी विद्वत्ता के घमंड में था। आज मैंने मान लिया कि शहंशाह अकबर का दरबार और उनके रत्न, विशेषकर आप, वास्तव में अद्वितीय है। उन्होंने फिर शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, शहंशाह, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। आपके दरबार ने मेरी आंखें खोल दी। राजा बीरबल की बुद्धि सचमुच लाजवाब है। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व और प्रसन्नता से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल ज्ञान के बोझ से नहीं, बल्कि सहजता और गहरी सोच से आती है। तुमने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि हमारे दरबार का मान भी बढ़ाया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, उनके चेहरे उतर गए थे, और जो उन्हें पसंद करते थे, वे फूले नहीं समा रहे थे। अकबर ने पंडित ज्ञानसागर को सम्मानपूर्वक विदा किया और बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। यह किस्सा एक बार फिर साबित करता है कि बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं थे, बल्कि उनकी सोच बहुत गहरी और मानवीय पहलुओं को समझने वाली थी। वे समस्याओं को अलग नजरिए से देखते थे और ऐसे समाधान निकालते थे जो सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावी होते थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी इसीलिए इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि वे शासक और सलाहकार से बढ़कर एक दूसरे की बुद्धि और समझ के पूरक थे। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल पहेली का हल भी शांत दिमाग और रचनात्मक सोच से निकाला जा सकता है। कहानी का अंत। तो दोस्तों, ये थी अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी, जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन पहेली को सुलझाकर सबको हैरान कर दिया। उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। कहानी 2। आगरा की उस सुबह दीवा नाम का माहौल कुछ अलग था। रोज की तरह चहल पहल तो थी, लेकिन हवा में एक अनदेखी उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट भी घुली हुई थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनकी नजरें सामने रखे एक अजीब से मखमल में लिपटे बक्से पर टिकी थी। उनके चेहरे पर सामान्य गंभीरता के साथ साथ गहरे चिंतन के भाव थे। नवरत्न और अन्य दरबारी भी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, और सबकी आंखें उसी रहस्यमयी बक्से और बादशाह के चेहरे के बीच घूम रही थी। मामला यह था कि पिछली शाम एक अनजान फकीराना लिबास पहने व्यक्ति महल के द्वार पर आया था। उसने अपना नाम या पता बताने से इनकार कर दिया था। बस इतना कहा था कि वो दूर देश से आया एक साधक है, और बादशाह अकबर की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की ख्याति सुनकर उनके लिए एक छोटा सा नजराना इक्ल बुद्धि का उपहार लाया है। उसने ये बक्सा मुख्य द्वारपाल को सौंपा और बिना किसी इनाम या पहचान की इच्छा जाहिर किए अंधेरे में गायब हो गया। द्वारपाल ने फौरन ये बात वजीर आला तक पहुंचाई और आज सुबह ये बक्सा बादशाह के सामने पेश किया गया। बक्सा दिखने में साधारण था, लेकिन जिस रहस्यमय तरीके से वो आया था, उसने सबके मन में कौतूहल जगा दिया था। वजीर साहब, अकबर ने अपने मुख्य वजीर से पूछा, क्या उस फकीर के बारे में कुछ और पता चला? नहीं जहांपनाह, वजीर ने सिर झुकाकर कहा। हमने अपने गुप्तचरों को दौड़ाया, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। जैसे आया था
वैसे ही हवा में विलीन हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर देखते हैं इस नजरानगाह में आखिर है क्या। उन्होंने इशारे से बक्सा खोलने को कहा। एक सेवक ने सावधानी से बक्से पर लिपटा मखमल हटाया और ढक्कन खोला। अंदर रेशमी कपड़े पर 3 लगभग एक जैसी दिखने वाली सुनहरी मूर्तियां रखी थी। तीनों मूर्तियां एक ही आकार की थी, एक ही धातु सोने जैसी की बनी लगती थी और तीनों एक ही मुद्रा में बैठी थी, एक ध्यानमग्न साधु की मुद्रा में। दरबारियों ने उत्सुकता से गर्दनें ऊंचाई। बस 3 मूर्तियां? कोई फुसफुसाया। इसमें अक्ल का नजराना क्या है? अकबर ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। वे खूबसूरती से गढ़ी गई थी, लेकिन उनमें कुछ खास या असाधारण नहीं लग रहा था। बक्से में मूर्तियों के अलावा एक छोटा सा भोजपत्र भी था। अकबर ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, शहंशाहैन की सेवा में एक तुच्छ साधक का प्रणाम। ये 3 मूर्तियां दिखने में एक समान है, परंतु मूल्य और गुण में भिन्न है। इनमें से एक उत्तम है, एक मध्यम है और एक अधम निकृष्ट है। सच्ची बुद्धि वही है जो बिना तोड़े फोड़े या बाहरी सहायता के केवल अवलोकन और तर्क से ये पहचान ले कि कौन सी मूर्ति उत्तम, कौन सी मध्यम और कौन सी अधम है। जो ये भेद जान लेगा वही सच्चा पारखी कहलाएगा। पत्र पढ़कर अकबर मुस्कुराए। वाह, तो ये है पहेली। भेजा तो फकीर ने है, पर काम किसी जौहरी या दार्शनिक का लगता है। 3 एक जैसी मूर्तियां, पर गुण अलग अलग, और पहचानना है बिना किसी बाहरी मदद के। उन्होंने मूर्तियों को अपने हाथ में लेकर देखा। वजन में, आकार में, चमक में कहीं कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। दरबारियों, अकबर ने घोषणा की, ये एक खुली चुनौती है। आप सब खुद को बड़ा बुद्धिमान और पारखी समझते हैं। आइए, अपनी अक्ल का जौहर दिखाइए। इन 3 मूर्तियों में से पहचानिए कौन सी उत्तम, कौन सी मध्यम और कौन सी अधम है, और उसका कारण भी बताइए। चुनौती स्वीकार करने वालों में सबसे पहले थे मुल्ला दो प्याजा। उन्हें लगा ये बिरबल को नीचा दिखाने का एक और मौका है। वे उछलकर आगे आए। आलम पनाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने मूर्तियों को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखते हुए कहा, जरूर सोने की चमक में पर्क होगा। जो सबसे ज्यादा चमक रही है वही उत्तम होगी। उन्होंने एक मूर्ति उठाकर कहा, मेरे ख्याल से ये वाली सबसे ज्यादा चमक रही है, यही उत्तम है। और बाकी दो? अकबर ने पूछा। बाकी दो? वो मध्यम और अधम होंगी। मुल्ला ने लापरवाही से कहा। सिर्फ चमक देखकर? कोई ठोस कारण? अकबर ने पूछा। मुल्ला सक्का गए। उनके पास कोई ठोस कारण नहीं था। अकबर ने इशारा किया और मुल्ला को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद एक अनुभवी जौहरी, सेठ हीरालाल, आगे आए। हुजूर, मैं बरसों से रत्नों और धातुओं की परख कर रहा हूं, मुझे देखने दीजिए। उन्होंने तीनों मूर्तियों को बड़े ध्यान से छुआ, अपनी उंगलियों से उनकी सतह को महसूस किया, उन्हें कान के पास ले जाकर हल्का सा बजाकर भी देखा। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने कहा, आलम पनाह, कारीगरी अद्भुत है। तीनों मूर्तियां एक ही सांचे से ढली लगती है और धातु भी एक ही है। वजन में भी कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा। मेरे अनुभव के अनुसार इनमें कोई भेद करना संभव नहीं लग रहा। शायद वो फकीर कोई धोखेबाज था और उसने यूं ही आपको उलझाने के लिए ये पहेली बना दी। कई दरबारियों ने सेठ हीरालाल की बात का समर्थन किया। उन्हें भी लग रहा था कि मूर्तियों में कोई अंतर है ही नहीं। फिर एक विद्वान पंडित जी आगे आए। महाराज, हो सकता है भेद बाहरी न होकर आंतरिक हो। शायद मूर्तियों की मुद्रा में कोई सूक्ष्म अंतर हो जो उनके गुणों को दर्शाता हो। उन्होंने बड़े ध्यान से मूर्तियों की आंखों, होठों की मुस्कान, हाथों की मुद्रा को देखा। घंटों के अवलोकन के बाद वे भी निराश हो गए। नहीं हुजूर, तीनों की मुद्रा भी हूबहू एक जैसी है, कोई अंतर नहीं।
एक के बाद एक कई दरबारी आए। सेनापति, हकीम, खगोल शास्त्री, कलाकार, सबने अपनी अपनी बुद्धि और अनुभव का इस्तेमाल किया। किसी ने उन्हें ठोक बजाकर देखा, किसी ने पानी में डालकर परखा, किसी ने धूप में रखकर उनकी परछाई का अध्ययन किया, लेकिन कोई भी उन तीन मूर्तियों के बीच का रहस्य भेद नहीं सका। सबने यही कहा कि तीनों मूर्तियां हर तरह से एक समान हैं और उनमें उत्तम, मध्यम, अधम का भेद करना नामुमकिन है। दरबार में निराशा फैलने लगी। अकबर खुद भी सोचने लगे थे कि शायद ये पहेली हल करने लायक है ही नहीं। उनका ध्यान बीरबल पर गया। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से ये सब देख रहे थे। उन्होंने न तो मूर्तियों को छुआ था, न ही कोई टिप्पणी की थी। वे बस खड़े खड़े दरबारियों के प्रयासों और मूर्तियों को गौर से देख रहे थे। बीरबल, अकबर ने आवाज दी, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया? क्या तुम भी मानते हो कि इन मूर्तियों में कोई भेद नहीं है? बीरबल आगे आए और अदब से झुके। आलम पनाह, आपके बुद्धिमान दरबारियों ने हर संभव प्रयास किया है। ये सत्य है कि बाहरी रूप से इन मूर्तियों में कोई भेद नजर नहीं आता। कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है कि बनाने वाले ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। तो तुम्हारा क्या कहना है? अकबर ने पूछा। क्या हम मान ले कि यह पहली लाइलाज है? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा। उस फकीर ने इसे नजराना एक्लक कहा है। जरूर इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा होगा जिसे केवल बुद्धि से ही समझा जा सकता है, बाहरी आंखों से नहीं। तो तुम कैसे पता लगाओगे? अकबर ने पूछा। मुझे बस इन मूर्तियों को ध्यान से देखने और एक छोटी सी चीज का प्रयोग करने की इजाजत चाहिए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा। कैसी चीज? बस एक महीन, लचीला धागा या तार, हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। धागा? दरबारियों में फिर फुसफुसाहट हुई। धागे से मूर्तियों का भेद कैसे पता चलेगा? मुल्ला दोप्याजा ने नाक सिकोड़ी। ये बीरबल का नया नाटक है। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। ठीक है बीरबल, तुम्हें इजाजत है। लाओ एक महीन धागा। एक सेवक तुरंत एक रेशमी धागे का टुकड़ा ले आया। बीरबल ने पहली मूर्ति उठाई। उन्होंने बड़े ध्यान से उसके कान के छेद को देखा। हर मूर्ति के कान में एक छोटा सा छेद था, जो शायद कारीगरी का हिस्सा था। बीरबल ने धागे का एक सिरा उस मूर्ति के एक कान के छेद में डाला। धागा आसानी से अंदर चला गया। बीरबल ने धीरे धीरे धागे को और अंदर सरकाया। दरबार में सब सांस रोके देख रहे थे। अचानक धागा मूर्ति के दूसरे कान के छेद से बाहर निकल आया। अच्छा, बीरबल ने कहा और उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति उठाई। उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। धागे का सिरा एक कान के छेद में डाला। धागा अंदर गया, लेकिन इस बार वो दूसरे कान से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वो मूर्ति के मुंह के छेद से बाहर आ गया। बीरबल ने कहा और इस मूर्ति को भी अलग रख दिया। अब बारी थी तीसरी मूर्ति की। बीरबल ने धागे का सिरा उसके कान के छेद में डाला। धागा अंदर गया और अंदर ही रह गया। वो न तो दूसरे कान से बाहर निकला, न ही मुंह से। बीरबल ने धागे को वापस खींच लिया। उन्होंने तीनों मूर्तियों को अब एक पंक्ति में रख दिया। आलम पनाह, बीरबल ने कहा। अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। इन तीन मूर्तियों का भेद अब स्पष्ट हो गया है। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल को सुनने के लिए तैयार था। बीरबल ने उस मूर्ति की ओर इशारा किया जिसके एक कान से डाला गया धागा दूसरे कान से निकल गया था। हुजूर, यह है अधम यानी निकृष्ट मूर्ति। निकृष्ट? क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, ये उस इंसान की तरह है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। उस पर किसी बात का, किसी ज्ञान का, किसी सलाह का कोई असर नहीं होता। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग अधम या निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। बात में दम था। फिर बीरबल ने उस मूर्ति की ओर इशारा किया
जिसके कान से डाला गया धागा मुंह से बाहर निकला था। हुजूर, यह है मध्यम दर्जे की मूर्ति। मध्यम? इसका क्या कारण है? एक दरबारी ने पूछा। ये उस इंसान का प्रतीक है हुजूर, बीरबल ने कहा, जो सुनता तो है लेकिन सुनी हुई बात को अपने तक नहीं रखता। वो हर सुनी सुनाई बात को तुरंत दूसरों को बताने लगता है, बिना सोचे समझे कि वो बात गोपनीय है या नहीं, सच है या झूठ। ऐसा व्यक्ति न अच्छा होता है न बुरा, बस मध्यम दर्जे का होता है। ये व्याख्या भी तर्कसंगत थी। लोगों को बीरबल की बुद्धि का अंदाजा होने लगा था। अंत में बीरबल ने उस तीसरी मूर्ति की ओर इशारा किया, जिसके कान में डाला गया धागा अंदर ही रह गया था, न दूसरे कान से निकला न मुंह से। और आलम पनाह, यह उत्तम मूर्ति। उत्तम कैसे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। ये उस श्रेष्ठ इंसान का प्रतीक है, जहां पनाह, बीरबल ने पूरी विनम्रता से कहा, जो सुनता है, ध्यान से सुनता है, सुनी हुई बात को अपने मन में रखता है, उस पर विचार करता है, उसका मंथन करता है। वो हर बात को बाहर नहीं निकालता। वो ज्ञान को, रहस्य को, दूसरों की बातों को पचाना जानता है। ऐसा व्यक्ति ही उत्तम और श्रेष्ठ कहलाता है। अध्याय 5, अचरज, प्रशंसा और बीरबल का सम्मान। बीरबल की व्याख्या सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या अद्भुत सोच थी, क्या गहरी समझ थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उन साधारण दिखने वाली मूर्तियों में इतना गहरा दार्शनिक भेद छिपा हो सकता है, और उसे जानने का तरीका इतना सरल, एक धागा, पर इतना चतुर होगा। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अचरज, खुशी और बीरबल के लिए अपार प्रशंसा के भाव थे। वे जोर से हंसे। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। हम सब इन मूर्तियों के बाहरी रूप में उलझे रहे, सोने की चमक और कारीगरी देखते रहे, लेकिन तुमने इनके अंदर छिपे असली गुण को, इनके संदेश को पहचान लिया। तुमने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि हमें इंसान के चरित्र के बारे में एक बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, देखा आप सबने, सच्ची बुद्धि बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि चीजों की गहराई को समझने, अवलोकन करने और सही तर्क लगाने में है। बीरबल ने आज हम सबको चौंका दिया है। मुल्ला दोप्याजा और सेठ हीरालाल समेत सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी सीमित सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वे सब बीरबल की असाधारण बुद्धि के कायल हो गए थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं, बल्कि गहरे विचारक और सच्चे पारखी भी हो। तुम्हारी इस अक्ल के लिए तुम्हें विशेष इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने बीरबल को कीमती मोतियों की माला और अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दी। उस दिन दरबार में देर तक बीरबल की चतुराई और उन 3 मूर्तियों के रहस्य की चर्चा होती रही। वो अनजान फकीर कौन था, ये तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन उसका भेजा नजराना इक्ल बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि चीजों का असली मूल्य या गुण हमेशा उनकी बाहरी बनावट या चमक में नहीं होता। सच्ची परख गहरी समझ, सूक्ष्म अवलोकन और तार्किक विश्लेषण से आती है। हमें सुनी सुनाई बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने या उन्हें फैला देने के बजाय उन्हें समझना, मनन करना और पचाना सीखना चाहिए। उत्तम चरित्र वही है जो ज्ञान और रहस्य को गंभीरता से ले और सही समय पर सही तरीके से उसका उपयोग करे। बीरबल ने अपनी अक्ल से सबको चौंकाकर यही महत्वपूर्ण सबक दिया। एक छोटी सी गुजारिश दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी जहां बीरबल ने अपनी अक्ल से सबको चौंका दिया? क्या आपको उन 3 मूर्तियों का रहस्य और बीरबल का तरीका पसंद आया? उम्मीद है इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाई होगी। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई भरी कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस कहानी को अपना प्यार दें
और लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके हिसाब से उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्ति की क्या पहचान है? या आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है जहां बुद्धि ने सबको हैरान कर दिया हो? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अनुभव हमसे शेयर करना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। कहानी 3। आगरा में उन दिनों शाही शानो शौकत अपने चरम पर थी। यमुना के किनारे बसा ये शहर हिंदुस्तान के दिल की तरह धड़कता था। बादशाह अकबर का दरबार न केवल शक्ति और सत्ता का केंद्र था, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का भी संगम था। नवरत्नों की चमक से दीवान-ए-आम हमेशा रोशन रहता था, लेकिन आज माहौल में एक विशेष उत्सुकता और थोड़ी घबराहट घुली हुई थी। कारण था एक अतिथि का आगमन। ये कोई साधारण दूत या पड़ोसी राजा का प्रतिनिधि नहीं था। ये थे विंध्याचल के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक प्राचीन रहस्यमयी राज्य ज्ञानगढ़ के महाराजाधिराज प्रज्ञानंद। ज्ञानगढ़ अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रकांड पंडितों, गूढ़ ज्ञानियों और ऐसी पहेलियों के लिए जाना जाता था जिनका हल खोजना देवताओं के लिए भी टेढ़ी खीर समझा जाता था। महाराजा प्रज्ञानंद स्वयं एक महान विद्वान और दार्शनिक माने जाते थे। उनका यश दूर दूर तक फैला था और कहा जाता था कि उनकी बुद्धि की था पाना सागर की गहराई नापने जैसा था। महाराजा प्रज्ञानंद का काफिला जब आगरा की सीमा में दाखिल हुआ तो शाही बैंड और नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। हाथी, घोड़े, पालकिया और साथ में आए विद्वानों का समूह, सब कुछ भव्य था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता और रहस्य का आवरण था। जब महाराजा प्रज्ञानंद दीवान-आम में दाखिल हुए तो उनकी तेजस्वी आंखों, शांत चेहरे और आत्मविश्वास भरी चाल ने उपस्थित सभी दरबारियों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व से एक असाधारण आभा छलक रही थी। बादशाह अकबर स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। औपचारिक अभिवादन और भेंट उपहारों के आदान प्रदान के बाद महाराजा प्रज्ञानंद ने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट किया। शहंशाहेंद, उन्होंने अपनी शांत किंतु गहरी आवाज में कहा, आपके न्यायप्रिय शासन, आपकी प्रजावत्सलता और आपके दरबार में नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की ख्याति हमारे सुदूर ज्ञानगढ़ तक पहुंची है। हमने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की कोई मिसाल नहीं। अकबर गर्व से मुस्कुराए। आप सत्य कहते हैं महाराज, हमारे बीरबल वास्तव में एक अनमोल रत्न है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह विनम्रता से एक ओर खड़े थे। मैं यहां कोई संधि या समझौता करने नहीं आया हूं। जहां पनाह, महाराजा प्रज्ञानंद ने आगे कहा, मैं यहां ज्ञान की एक प्राचीन परंपरा का निर्वाह करने आया हूं। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी पहेली रची थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका हल केवल वही खोज सकता है जिसके पास न केवल असाधारण बुद्धि हो, बल्कि गहरी समझ, धैर्य और सृष्टि के रहस्यों को भेदने की दृष्टि भी हो। आज तक कई साम्राज्यों के बुद्धिमानों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। हमने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि की गंगा बहती है, इसलिए मैं ये पहेली आपके समक्ष रखने की धृष्टता कर रहा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबसे मुश्किल पहेली, और वो भी ज्ञानगढ़ के महाराजा द्वारा प्रस्तुत। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी। ये सीधे सीधे मुगल सल्तनत की बौद्धिक प्रतिष्ठा का सवाल था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, क्या हम तैयार हैं? बीरबल ने आंखों ही आंखों में आश्वासन दिया। महाराज, अकबर ने कहा, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। हमें गर्व होगा यदि हमारे दरबार का कोई सदस्य आपकी इस प्राचीन पहेली को सुलझा सके। कृपया अपनी पहेली प्रस्तुत करें। महाराजा प्रज्ञानंद के चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अपने एक सहायक को इशारा किया, जो एक रेशमी कपड़े में लिपटा नक्काशीदार चंदन का संदूक लेकर आगे आया। संदूक खोला गया
लेकिन उसमें कोई वस्तु नहीं थी। केवल एक भोजपत्र पर कुछ लिखा हुआ था। महाराजा ने वो भोजपत्र उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी और हर शब्द ध्यान से सुना जा रहा था। पहेली इस प्रकार है, उन्होंने कहा, आपको 3 कार्य करने हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला कार्य, उन्होंने विराम लिया। उनकी नजरें दरबारियों के चेहरों पर घूम रही थी। आपको आकाश के सारे तारे गिनकर बताने हैं। पहला सवाल सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या? आकाश के तारे? ये कैसे संभव है? मुल्ला दोप्याजा बड़बड़ाए। ये तो गिनती से परे है। महाराजा प्रज्ञानंद ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। धैर्य रखें, ये तो केवल शुरुआत है। दूसरा कार्य है, आपको समुद्र का सारा पानी नापकर बताना है कि उसमें कितनी बूंदें हैं। अब तो दरबारियों के होश उड़ गए। पहले तारे गिनना, अब समंदर का पानी बूंदों में नापना। ये पहेली नहीं, पागलपन लग रहा था। कई दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा महाराजा मजाक कर रहे हैं, लेकिन महाराजा प्रज्ञानंद के चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। और तीसरा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, महाराजा ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, जैसे कोई गहरा रहस्य बता रहे हों। आपको मेरे मन की बात बतानी है, यानी इस क्षण मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। पहेली पूरी होते ही दीवान आम में गहरा सन्नाटा छा गया। ये पहेली असंभव की श्रेणी में थी। तारे गिनना, समंदर की बूंदें नापना और किसी दूसरे के मन की बात जान लेना, ये तो मानवीय क्षमता से परे की बातें थी। अकबर का चेहरा भी चिंता से भर गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में चुनौती स्वीकार कर ली। महाराजा प्रज्ञानंद की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि वे मजाक नहीं कर सकते थे। जरूर इन पहेलियों का कोई गूढ़ अर्थ होगा। अकबर ने अपने नवरत्नों और अन्य बुद्धिमान दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बड़े बड़े विद्वान, कवि, सेनापति, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ सब निरुत्तर थे। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, महाराज, ये पहेली नहीं, धोखा है। भला कोई तारे कैसे गिन सकता है, या समंदर की बूंदें? और मन की बात जानना तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कई दरबारियों ने मुल्ला की बात का समर्थन किया। वे महाराजा प्रज्ञानंद पर व्यंग्य करने लगे। लगता है महाराज भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। एक ने कहा, शायद ज्ञानगर में ऐसी पहेलियां पूछकर लोगों को मूर्ख बनाने का रिवाज है। दूसरे ने ताना मारा, लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न उपहास। वे गहरे सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखें महाराजा प्रज्ञानंद पर टिकी थी, जैसे वे पहेली के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अकबर ने दरबारियों को शांत कराया। खामोश, महाराज हमारे अतिथि हैं, उनकी पहेली का सम्मान करें। अगर हम में से कोई इसका हल नहीं जानता तो हमें अपनी सीमा स्वीकार करनी चाहिए। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, क्या तुम्हें इन पहेलियों में कोई सूत्र नजर आता है? क्या इनका कोई तार्किक हल संभव है? बीरबल ने महाराजा प्रज्ञानंद को ध्यान से देखा, फिर बादशाह अकबर की ओर मुड़े। उन्होंने अदब से सिर झुकाया। आलमपना और माननीय महाराज प्रज्ञानंद, बीरबल ने अपनी सुस्पष्ट आवाज में कहा, यह पहेली निसंदेह अत्यंत गूढ़ और चुनौतीपूर्ण है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह असंभव लगती है। जैसा कि दरबार के अन्य सदस्यों ने कहा, तारे अनगिनत है, समुद्र अथाह है और किसी के मन में झांकना मानवीय क्षमता से परे है। दरबारियों ने सोचा, लो, बीरबल ने भी हार मान ली। मुल्ला दोप्याजा की आंखों में विजयी चमक आ गई, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। परंतु जहांपनाह, अक्सर जो चीजें असंभव दिखती हैं, उनका हल सीधी सोच की बजाय अलग दृष्टिकोण अपनाने से मिलता है। ज्ञानगर की पहेलियां अपनी शाब्दिक जटिलता के लिए नहीं, बल्कि अपने दार्शनिक अर्थ के लिए जानी जाती है। मुझे विश्वास है कि इन पहेलियों का भी कोई ऐसा ही हल होगा जो हमारी बुद्धि की परख करेगा।
न कि हमारी शारीरिक क्षमताओं की। महाराजा प्रज्ञानंद की आंखों में एक सूक्ष्म चमक उभरी, जैसे वे कह रहे हो, तुम सही रास्ते पर हो। बीरबल ने आगे कहा, आलमपना, मुझे इन पहेलियों पर विचार करने और इनका हल प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय चाहिए। ये कोई साधारण गणित का सवाल नहीं है जिसका जवाब तुरंत दिया जा सके। मुझे इसके विभिन्न पहलुओं पर मनन करना होगा। कितना समय चाहिए तुम्हें, बीरबल? अकबर ने पूछा। उनके मन में आशा की एक किरण जगी थी। हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दें, बीरबल ने कहा। 3 दिन बाद मैं इसी दरबार में महाराजा प्रज्ञानंद की पहेलियों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। महाराजा प्रज्ञानंद ने सहमति में सिर हिलाया। हमें कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान धैर्य की मांग करता है। हम 3 दिन प्रतीक्षा करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि तुम मुगल दरबार की प्रतिष्ठा बनाए रखोगे। दरबार बर्खास्त हुआ। दरबारी तरह तरह की बातें करते हुए बाहर निकले। कुछ को अब भी विश्वास था कि बीरबल असफल होंगे, जबकि कुछ को बीरबल की योग्यता पर भरोसा था और वे उत्सुकता से 3 दिन बाद का इंतजार करने लगे। महाराजा प्रज्ञानंद और उनके दल को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। अगले 3 दिन आगरा में अजीब सी बेचैनी रही। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने खुद को अपने कक्ष में सीमित कर लिया। वे घंटों शांत बैठकर सोचते रहते, कभी बगीचे में टहलते, कभी रात को तारों को निहारते। उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। लोग अटकलें लगा रहे थे। क्या बीरबल कोई जादुई तरीका खोज रहे हैं? क्या वे किसी गुप्त ज्ञानी से मिल रहे हैं? या वे बस हार मानने का बहाना ढूंढ रहे हैं? मुल्ला दुप्याजा ने तो अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल डर के मारे शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। वे जानते थे कि बीरबल जब शांत होते हैं तो उनका दिमाग सबसे तेज चलता है। 3 दिन बीत गए। आज फैसले का दिन था। दीवान-ए-आम पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। न केवल दरबारी, बल्कि शहर के गणमान्य नागरिक और दूर दूर से आए विद्वान भी इस अनोखी पहेली का हल देखने के लिए उपस्थित थे। महाराजा प्रज्ञानंद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांत, रहस्यमयी भाव था। बादशाह अकबर भी अपने तख्त पर थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल नियत समय पर दरबार में दाखिल हुए। वे आज भी उतने ही शांत और आत्मविश्वासी लग रहे थे। उनके हाथ में कुछ चीजें थी जिन्हें देखकर दरबारी हैरान रह गए। उनके एक हाथ में एक भेड़ थी जिसे एक सेवक पकड़े हुए था। दूसरे हाथ में पानी से भरा एक छोटा सा लोटा था और उनके चेहरे पर थी एक चिरपरिचित मुस्कान। क्या बीरबल पागल हो गए हैं? मुल्ला दुप्याजा फुसफुसाए। भेड़ और लोटे से तारों और समंदर का क्या लेना देना? बीरबल सीधे महाराजा प्रज्ञानंद के सामने पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। फिर वे बादशाह अकबर की ओर मुड़े। आलमपनाह, माननीय महाराज और उपस्थित सज्जनों, बीरबल ने बोलना शुरू किया। मैंने इन 3 दिनों में महाराज प्रज्ञानंद की गूढ़ पहेलियों पर गहन विचार किया। जैसा मैंने पहले कहा था, इनका हल शाब्दिक गणना में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में छिपा है। सबकी सांसें रुकी हुई थी। पहली पहेली थी, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, यह सत्य है कि उन्हें एक एक करके गिनना असंभव है, लेकिन पहेली का उद्देश्य शायद ये जानना नहीं है कि वास्तव में कितने तारे हैं, बल्कि ये परखना है कि क्या हम एक तार्किक और संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं। बीरबल ने उस भेड़ की ओर इशारा किया जो सेवक पकड़े हुए था। महाराज, इस भेड़ के शरीर पर जितने रोए हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं। दरबार में शोर मच गया। ये कैसा जवाब है? ये तो मजाक है। लोग चिल्लाने लगे। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। कृपया धैर्य रखें। यदि महाराज प्रज्ञानंद या यहां उपस्थित किसी भी विद्वान को मेरे जवाब पर संदेह है, तो वे स्वयं इस भेड़ के रोए गिनकर आकाश के तारों से उनका मिलान कर सकते हैं। ये सुनकर सब चुप हो गए।
भेड़ के रोए गिनना भी उतना ही असंभव था जितना आकाश के तारे गिनना। बीरबल ने एक असंभव सवाल का जवाब एक और असंभव कार्य से दिया था, लेकिन जवाब तार्किक रूप से अकाट्य था। उसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं था। महाराजा प्रज्ञानंद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरी पहेली थी। बीरबल ने जारी रखा, समुद्र में कितनी बूंदें हैं? उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का लोटा उठाया। यह भी सत्य है कि पूरे समुद्र का पानी बूंदों में मापना किसी इंसान के वश में नहीं। उन्होंने लोटे से जमीन पर पानी की कुछ बूंदें टपकाई। लेकिन महाराज, यदि आप दुनिया की सारी नदियों को समुद्र में गिरने से रोक दें, एक बूंद पानी भी बाहर से समुद्र में न जाने दें, तब मैं आपको गिनकर बता दूंगा कि उस समुद्र में ठीक कितनी बूंदें बची है। एक बार फिर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये जवाब भी पहले जैसा ही था, चतुराई भरा और अकाट्य। नदियों को समुद्र में जाने से रोकना उतना ही असंभव था जितना समुद्र की बूंदें गिनना। बीरबल ने फिर से पहेली को घुमाकर पूछने वाले पर ही डाल दिया था। अकबर अब मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बीरबल की चतुराई पर गर्व हो रहा था। मुल्ला दोप्याजा का मुंह देखने लायक था। महाराजा प्रज्ञानंद ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उनकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। वे शायद अंतिम और सबसे कठिन पहेली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। और अब तीसरी पहेली, बीरबल ने कहा। उनकी आवाज अब और गंभीर हो गई। महाराज के मन में इस क्षण क्या चल रहा है? पूरा दरबार दम साधे खड़ा था। यह तो वास्तव में असंभव था। कोई किसी दूसरे के मन की बात कैसे जान सकता है? बीरबल सीधे महाराजा प्रज्ञानंद के पास गए और उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कुछ क्षण उनकी आंखों में झांका। महाराज, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इस क्षण आपके मन में क्या चल रहा है, ये मैं बताता हूं। सबकी धड़कनें तेज हो गई। आप सोच रहे हैं, बीरबल ने धीरे से कहा, कि शहंशाह अकबर चिरायु हों, उनका साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, उनकी प्रजा सुखी और संपन्न रहे। और बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया। और आप मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वो आपकी कठिन पहेलियों का सही और संतोषजनक हल निकालने में सफल रहा है। जैसे ही बीरबल ने अपनी बात खत्म की, एक क्षण के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर महाराजा प्रज्ञानंद, जिनके चेहरे पर अब तक एक रहस्यमयी गंभीरता थी, जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी स्वाभाविक और प्रसन्नता भरी थी कि पूरा दरबार चौंक गया। वे अपनी जगह से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। साधु बीरबल, साधु, महाराजा प्रज्ञानंद ने कहा। उनकी आंखों में सच्ची प्रशंसा थी। तुमने न केवल हमारी पहेलियों का सही हल निकाला है, बल्कि उनके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को भी समझ लिया है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल गणना या तथ्यों को रटने में नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझने, अलग दृष्टिकोण अपनाने और हाजिर जवाबी में निहित है। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, शहंशाह, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आपके पास बीरबल जैसा रत्न है। हमारी पहेलियों का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ये परखना था कि क्या आपके दरबार में ऐसी प्रज्ञा मौजूद है जो शब्दों के जाल से परे जाकर सत्य को देख सके। बीरबल ने ये कर दिखाया। महाराजा ने समझाया, तारे गिनने वाली पहेली का अर्थ था कि कुछ चीजें हमारी गणना से परे हैं और हमें अपनी सीमाएं स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन एक तार्किक ढांचा प्रस्तुत करना बुद्धिमानी है। समुद्र की बूंदों वाली पहेली का अर्थ था कि किसी विशाल समस्या का हल निकालने के लिए पहले बाहरी प्रभावों को नियंत्रित करना आवश्यक है, जो अक्सर संभव नहीं होता। इसलिए समस्या को परिभाषित करना ही एक हल है। और मन की बात जानने वाली पहेली, उसका हल तुमने बिल्कुल सही दिया, बीरबल। उन्होंने बीरबल से कहा, किसी के मन की सटीक बात जानना असंभव है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अतिथि के मन में
मेजबान के प्रति शुभकामनाओं और अपनी सफलता की अपेक्षा का अनुमान लगा सकता है। तुमने वही किया और तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही था। मेरे मन में वास्तव में यही चल रहा था। बादशाह अकबर का सीना गर्व से फूल गया। वे सिंहासन से उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। हमें तुम पर गर्व है, बीरबल। तुमने आज न केवल हमारी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लाज रख ली। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट और बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। जिन दरबारियों ने बीरबल का उपहास उड़ाया था वे अब शर्मिंदा थे। मुल्ला दोप्याजा तो जैसे गायब ही हो गए थे। महाराजा प्रज्ञानंद ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और बादशाह अकबर के साथ मित्रता की संधि को और मजबूत किया। वे कुछ दिन आगरा में शाही मेहमान बनकर रहे और बीरबल के साथ ज्ञान विज्ञान पर कई चर्चाएं की। ज्ञानगढ़ की वो सबसे मुश्किल पहेली हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई और साथ ही दर्ज हो गया बीरबल का नाम, जिन्होंने अपनी अद्वितीय बुद्धि और हाजिर जवाबी से उसे हल करके ये साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी पहेली ऐसी नहीं जिसका हल सही दृष्टिकोण और समझदारी से न निकाला जा सके। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस बात का प्रमाण बनकर कि बुद्धि का बल हर चुनौती पर विजय पा सकता है। कहानी 4। आगरा उस सुबह एक अजीब सी बेचैनी में लिपटा हुआ था। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन हवा में उमस और गर्मी थी। यमुना नदी भी जैसे सुस्त रफ्तार से बह रही थी। किले के अंदर दीवा नाम का माहौल रोजाना की तरह सजा हुआ था। कीमती कालीन बिछे थे, दीवारों पर नक्काशी चमक रही थी, फव्वारे धीमी आवाज कर रहे थे। अमीर, उमरा, मंत्री, सेनापति और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। लेकिन आज हवा में फूलों की महक के साथ साथ एक अनदेखा तनाव भी तैर रहा था। इस तनाव का केंद्र थे शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वे अपने भव्य सिंहासन पर बैठे तो थे, पर उनका मन कहीं और था। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे और उनकी उंगलियां उनके सिंहासन के हत्थे पर बेचैनी से थिरक रही थी। पिछले कुछ दिनों से सल्तनत के कई छोटे मोटे मसले उन्हें परेशान कर रहे थे। कहीं सीमा पर हल्की झड़प की खबर, कहीं फसल पर टिड्डियों के हमले की सूचना, कहीं किसी सूबेदार की लापरवाही की शिकायत। ये छोटी छोटी बातें मिलकर उनके शांत स्वभाव पर भारी पड़ रही थी। उनका मिजाज अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जैसे धीमी आंच पर रखा पानी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। टोडरमल जमीन के लगान का ब्यौरा पेश कर रहे थे, पर अकबर की नजरें खिड़की से बाहर टिक टिक करती धूप पर थी। तानसेन ने माहौल हल्का करने के लिए वीणा के तार छेड़े, पर अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। आज मन कुछ ठीक नहीं है, अकबर ने भारी आवाज में कहा, जिससे दरबार में सन्नाटा छा गया। लगता है सल्तनत का बोझ हमारे कंधों पर कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। हमें थोड़ी ताजगी, थोड़ी शांति चाहिए। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। बादशाह का मूड ठीक नहीं था। ऐसे में कुछ भी कहना नत्रे से खाली नहीं था। तभी हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बीरबल ने कहा, आलम पनाह, सल्तनत चलाना कोई आसान काम नहीं। कभी कभी रोजमर्रा की भागदौड़ से हटकर प्रकृति के करीब जाना मन को शांति देता है। क्यों ना आज शिकार का कार्यक्रम बनाया जाए? जंगल की खुली हवा, घोड़े की टापें और शिकार का रोमांच, शायद इससे आपके मन को सुकून मिले। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। शिकार का ख्याल उन्हें हमेशा पसंद आता था। सुझाव बुरा नहीं है बीरबल। ठीक है, तैयारी की जाए। आज हम पास के जंगल में शिकार के लिए चलेंगे। थोड़ी देर के लिए सल्तनत की इन उलझनों से दूर रहेंगे। बादशाह का हुक्म होते ही दरबार में हलचल मच गई। शिकार की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। घोड़े तैयार किए गए, हथियार साफ हुए, जरूरी सामान बांधा गया। अकबर के चेहरे पर भी थोड़ी रौनक लौटी। शिकार के रोमांच की कल्पना से उनका मन कुछ हल्का हुआ, लेकिन वो अंदर सुलगती चिंगारी अभी बुझी नहीं थी।
बस थोड़ी दब गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज जंगल की शांति एक भयंकर तूफान का गवाह बनने वाली थी। दोपहर होते होते बादशाह अकबर का शाही काफिला आगरा के पास के घने जंगल में पहुंच चुका था। पेड़ों की ठंडी छाव, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाट ने थोड़ी देर के लिए अकबर के मन को बहलाया। उनके साथ बीरबल, कुछ चुनिंदा अमीर और शिकारी कुत्तों का दल था। घोड़े हिनहिना रहे थे और हवा में जंगली फूलों की महक थी। शिकार शुरू हुआ। अकबर एक मंझे हुए शिकारी थे। उनका निशाना अचूक था। उन्होंने कुछ हिरणों और जंगली सुअरों का शिकार किया। हर सफल शिकार के साथ उनके चेहरे पर खुशी की झलक आती, लेकिन वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं लग रहे थे। शायद उन्हें किसी बड़े और चुनौतीपूर्ण शिकार की तलाश थी। घंटों बीत गए। सूरज अब पश्चिम की ओर ढलकने लगा था। गर्मी और उमस बढ़ गई थी। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उनका धीरज अब जवाब देने लगा था। सुबह का चिड़चिड़ापन फिर से हावी हो रहा था। क्या जंगल खाली हो गया है? उन्होंने अपने मुख्य शिकारी से पूछा। कोई ढंग का शिकार नजर क्यों नहीं आ रहा? तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शानदार बारहसिंघा कूदता हुआ निकला। उसके सींग किसी शाही ताज की तरह लग रहे थे और उसकी चाल में गजब की फुर्ती थी। उसे देखते ही अकबर की आंखों में चमक आ गई। यही वो शिकार था जिसकी उन्हें तलाश थी। रोको! अकबर ने चिल्लाकर अपने घोड़े को एड़ लगाई। बारहसिंघा बिजली की तेजी से भाग रहा था। अकबर और उनके साथी शिकारी भी घोड़े दौड़ाते हुए उसके पीछे हो लिए। जंगल में घोड़ों की टापों और शिकारी कुत्तों के भौंकने का शोर गूंजने लगा। बारहसिंघा बहुत चालाक था। वो तेजी से दिशा बदलता, कभी घनी झाड़ियों में गायब हो जाता तो कभी ऊंची घास में छिप जाता। अकबर उसका पीछा करते करते काफी थक गए थे। उनके कपड़े पसीने से तर थे और सांस फूल रही थी। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आखिरकार एक खुली जगह पर बारहसिंघा कुछ पल के लिए रुका। शायद वह भी थक गया था। यही मौका था। अकबर ने फुर्ती से अपना घोड़ा रोका, कमान पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। पूरा जंगल जैसे सांस रोके खड़ा था। अकबर की उंगलियां कमान की डोरी पर थी। उनकी नजरें बारहसिंघे पर जमी हुई थी। एक पल की भी चूक निशाना नराब कर सकती थी। ठीक उसी नाजुक पल में अकबर का एक सेवक करीम, जो उनके पीछे घोड़े पर पानी का मशक लिए चल रहा था, शायद घोड़े के अचानक रुकने से संतुलन खो बैठा। उसके हाथ से पानी का मशक छूटा और पानी की एक धार सीधे बादशाह अकबर के कंधे और पीठ पर जा गिरी। ठंडा पानी, उस अप्रत्याशित ठंडक और बाधा ने अकबर का ध्यान भंग कर दिया। उनका निशाना चूक गया। तीर बारहसिंघे के पास से सनसनाता हुआ निकल गया और वो चौकन्ना होकर पलक झपकते ही घने जंगल में ओझल हो गया। शिकार हाथ से निकल गया था, और वो भी एक सेवक की छोटी सी भूल की वजह से। एक पल के लिए घना सन्नाटा छा गया। फिर अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखें लाल हो गई, नथुने फड़कने लगे। पिछले कुछ दिनों का दबा हुआ गुस्सा, शिकार हाथ से निकलने की निराशा और उस सेवक की मूर्खता, सब मिलकर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। गुस्ताठ, बदतमीज! अकबर शेर की तरह दहाड़े। उनकी आवाज से जंगल के पंछी उड़ गए और जानवर सहम गए। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? तेरे एक छोटे से कामचोरी ने हमारा निशाना भटका दिया। इतना शानदार शिकार हाथ से निकल गया। सेवक करीम डर के मारे कांप रहा था। वो घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मेरा इरादा नहीं था। लेकिन अकबर सुनने के मूड में नहीं थे। उनका विवेक जैसे गुस्से की आग में जल गया था। गलती? ये गलती नहीं, गुनाह है। बादशाह के काम में बाधा डालना, उनके शिकार को खराब करना। इसकी सजा सिर्फ एक है, मौत। मौत! वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए।
बीरबल, अमीर, शिकारी, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल के लिए मौत की सजा, ये तो अन्याय था। हां, मौत, अकबर ने चिल्लाकर कहा। ले जाओ इसे, और कल सुबह सूरज निकलने से पहले इसे फांसी पर लटका देना, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत करने की सोच भी न सके। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बादशाह के हुक्म के खिलाफ कुछ बोले। दो सिपाहियों ने कांपते हुए करीम को उठाया और उसे बांधकर ले जाने लगे। करीम रो रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी आवाज गुस्से में डूबे बादशाह तक नहीं पहुंच रही थी। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि गुस्से में उबलते हुए बादशाह को समझाना आग में घी डालने जैसा होगा। शिकार का बाकी कार्यक्रम वही रद्द कर दिया गया। अकबर गुस्से में भुनभुनाते हुए वापस महल की ओर चल पड़े। उनके पीछे चलते हुए दरबारी और सेवक खौफ से कांप रहे थे। जंगल की शांति भंग हो चुकी थी और हवा में डर समा गया था। महल पहुंचते पहुंचते ये मबर आग की तरह फैल गई। एक मामूली सेवक को एक छोटी सी भूल पर मौत की सजा। दरबार में चौस का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। हर कोई जानता था कि अकबर न्यायप्रिय थे, लेकिन आज उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। कई वरिष्ठ मंत्रियों ने हिम्मत करके अकबर को समझाने की कोशिश की। उन्होंने दलील दी कि गलती अनजाने में हुई थी। सेवक वफादार था, सजा बहुत ज्यादा है, लेकिन अकबर ने किसी की एक न सुनी। वे अपने फैसले पर अड़े थे। उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। हमने हुक्म दे दिया है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, उन्होंने गरज कर कहा और दरबार से उठकर अपने निजी कक्ष में चले गए। अब सबकी उम्मीदें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, बीरबल। क्या बीरबल कुछ कर पाएंगे? क्या वे बादशाह का गुस्सा शांत करके उस बेगुनाह सेवक की जान बचा पाएंगे? रात घिर रही थी और करीम की जिंदगी का सूरज डूबने वाला था। अगली सुबह दरबार लगा, लेकिन माहौल में रात से भी ज्यादा भारीपन और उदासी थी। करीम को फांसी दिए जाने का वक्त करीब आ रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा अब भी कठोर था। हालांकि रात की नींद ने शायद गुस्से की पहली लहर को थोड़ा कम कर दिया था। दरबारी चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लंबा सा भोजपत्र था, जिस पर कुछ लिखा हुआ लग रहा था। वे हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खास तरह की गंभीरता थी। वे सीधे बादशाह के सामने पहुंचे और अदब से झुके। क्या बात है, बीरबल? अकबर ने रूखी आवाज में पूछा। क्या तुम भी उस नालायक सेवक की सिफारिश करने आए हो? नहीं, जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा। मैं आपके हुक्म पर सवाल उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं तो बस कुछ पुरानी बातें याद करने और आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। सवाल? इस वक्त अकबर ने भौहें सिकोड़ी। जी हुजूर, बीरबल ने कहा। कल जब शिकार के दौरान वो अप्रिय घटना हुई तो मेरे मन में कुछ विचार आए। मैं बस उन्हें आपके सामने रखना चाहता हूं। अकबर कुछ हैरान हुए, लेकिन बीरबल की बात सुनने को तैयार हो गए। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। बीरबल ने अपना भोजपत्र खोला। आलम पनाह, क्या आपको याद है पिछले साल जब हम गुजरात के दौरे पर थे तो अचानक आपके घोड़े का पैर फिसला था और आप गिरने ही वाले थे कि इसी सेवक करीम ने फुर्ती से आपको थाम लिया था? अकबर ने सोचा। हां, याद है, बीरबल। और हुजूर, क्या आपको वो दिन याद है जब शाही खजाने में रात को आग लगी थी और सबसे पहले इसी करीम ने शोर मचाकर सबको जगाया था, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से बच गया था? अकबर, याद आ रहा है, बीरबल। और जहां पनाह, परसों की ही तो बात है जब शहजादे सलीम बाग में खेल रहे थे और एक सांप उनकी तरफ बध रहा था, तो इसी करीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस सांप को मारकर शहजादे की जान बचाई थी।
अकबर अब चुप थे। बीरबल एक एक करके करीम की वफादारी और उसके अच्छे कामों की गिनती करवा रहे थे। बीरबल ने भोजपत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, मैंने इस पर पिछले 1 साल में हुई कुछ खास घटनाओं की सूची बनाई है। क्या आप गौर फरमाएंगे? बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। 1. गुजरात दौरे पर बादशाह सलामत को गिरने से बचाया उपस्थित करीम। 2. शाही खजाने को आग से बचाया सूचना देने वाला करीम। 3. शहजादा सलीम को सांप से बचाया बचाने वाला करीम। 4. पिछले महीने जब पड़ोसी राज्य से संधि का महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया, उस वक्त बैठक में पानी पिलाने वाला करीम। 5. जब आपकी तबीयत नासाज थी और हकीम जी ने खास दवा भेजी, उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाला करीम। बीरबल ऐसी कई छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र करते गए जहां करीम मौजूद था और किसी न किसी रूप में उसने अपनी वफादारी या उपयोगिता साबित की थी। हर घटना के साथ अकबर के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह सोच और शायद थोड़ी शर्मिंदगी ले रही थी। जब बीरबल ने सूची पढ़ना बंद किया तो उन्होंने बादशाह से पूछा, आलमपना, ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि जब भी कोई अच्छी बात हुई या कोई मुसीबत टली, ये सेवक करीम कहीं न कहीं मौजूद था। अकबर कुछ नहीं बोले। बीरबल ने आगे कहा, और कल जब आप उस बारहसिंघे पर निशाना साध रहे थे, कौन जाने, जहां पनाह, शायद वो शिकार आपके लिए शुभ नहीं था। कौन जाने, शायद उस जानवर के पीछे जाने में कोई टतरा छिपा हो। कौन जाने, उस वक्त पानी का गिरना और निशाने का चूकना, शायद अनजाने में ही सही, इसी करीम ने आपको किसी अनदेखे नत्र से बचा लिया हो। ये एक अनोखा तर्क था। बीरबल ने करीम की गलती को एक संभावित बचाव में बदल दिया था। उन्होंने सीधे सीधे बादशाह के गुस्से को चुनौती नहीं दी, बल्कि उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। आप कहना क्या चाहते हो, बीरबल? अकबर ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज अब नरम थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, कि इंसान गलतियों का पुतला है। कभी कभी अनजाने में हुई भूल के पीछे कोई बुरी मंशा नहीं होती, और कभी कभी जिसे हम दुर्भाग्य समझते हैं, वो शायद किसी बड़े दुर्भाग्य को टालने का जरिया बन जाता है। हमें किसी एक गलती के आधार पर किसी के पूरे जीवन की वफादारी और उसके अच्छे कामों को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए, खासकर तब जब हमारा गुस्सा हमारे विवेक पर हावी हो। बीरबल के शब्द तीर की तरह अकबर के दिल में लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कल का उनका गुस्सा, उनका कठोर फरमान, सब उनकी आंखों के सामने घूम गया। उन्हें याद आया कि करीम सालों से उनकी सेवा में था, हमेशा वफादार और मेहनती रहा। एक छोटी सी भूल जो शायद थकान या घबराहट में हो गई थी, उसके लिए मौत की सजा देना कितना बड़ा अन्याय था। बीरबल ने कितने अनोखे ढंग से उन्हें ये बात समझाई थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा। दरबार में अभी भी सन्नाटा था। सब सांस रोके बादशाह के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक कहते हो, बीरबल, अकबर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। गुस्से ने कल हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हम भूल गए थे कि न्याय का तकाजा क्या है। उन्होंने अपने मुख्य वजीर को बुलाया। वजीर साहब, हमारा कल का हुक्म फौरन रद्द किया जाए। सेवक करीम को बाइस्त बरी किया जाए। ये सुनते ही पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के चेहरों से तौस गायब हो गया। दबी हुई आवाज में लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने आज हमें सिर्फ एक बेगुनाह की जान बचाने में मदद नहीं की, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और हमें अन्याय करने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज से हम ये प्रण लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे। न्याय हमेशा ठंडे दिमाग
और साफ नजर से किया जाएगा। और हम सब याद रखें कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। किसी एक गलती पर उसे पूरी तरह खारिज कर देना बुद्धिमानी नहीं है। सेवक करीम को दरबार में लाया गया। वो अब भी डरा हुआ था, लेकिन जब उसने सुना कि उसे माफ कर दिया गया है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बादशाह के पैरों में गिर गया। अकबर ने उसे उठाया। करीम, तुम्हारी कल की भूल के लिए तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें एक बड़ा सबक मिला है, इसलिए सजा की जगह तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अकबर ने करीम को अशरफिया इनाम में देने का हुक्म दिया। उस दिन का दरबार एक यादगार दरबार बन गया। बादशाह अकबर के गुस्से, बीरबल के अनोखे जवाब और अंत में हुए न्याय ने सबको प्रभावित किया। यह किस्सा दूर दूर तक मशहूर हो गया, इस बात का प्रतीक बनकर कि कैसे बुद्धि और शांति से गुस्से जैसी प्रबल भावना पर भी काबू पाया जा सकता है और न्याय को कायम रखा जा सकता है। सीख: गुस्सा इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और उसे अन्याय करने पर मजबूर कर सकता है। फैसला हमेशा शांत मन और विवेक से करना चाहिए। किसी की एक गलती के आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व या उसकी वफादारी को आंकना गलत है। क्षमा करना और परिस्थितियों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। एक जरूरी गुजारिश। दोस्तों, उम्मीद है आपको अकबर के गुस्से और बीरबल के अनोखे जवाब की ये लंबी और सीख देने वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो, बीरबल की चतुराई ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या गुस्से पर काबू पाने की सीख आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस कहानी को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए। आपके मन में इस कहानी को लेकर क्या विचार है? क्या आपने भी कभी गुस्से में गलत फैसला लिया है या बीरबल की तरह किसी मुश्किल स्थिति को चतुराई से संभाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और विचार हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानी 5। आगरा के किले में उस दिन सुबह की धूप सुनहरी चादर सी फैली हुई थी। यमुना नदी शांत भाव से बह रही थी और उसकी लहरों पर सूरज की किरणें हीरे की तरह चमक रही थी। दीवाना में बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की झलक थी, जो अक्सर किसी नई पहेली या विचार के आने पर उभर आती थी। दरबार नवरत्नों समेत अन्य महत्वपूर्ण अमीरों, सलाहकारों और सेनापतियों से खचाखच भरा था। हवा में गुलाब जल और ताजे फूलों की मिलीजुली महक तैर रही थी। आज दरबार का माहौल कुछ अलग था। कुछ दिन पहले ही पड़ोसी राज्य से एक प्रसिद्ध पहलवान भीम सिंह अपनी शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए आया था। भीम सिंह वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था, विशालकाय, मजबूत भुजाओं वाला, और उसकी छाती किसी चट्टान सी चौड़ी थी। उसने दरबार में लोहे की मोटी सलाखें मोड़कर, भारी पत्थर उठाकर और 2 घोड़ों को एक साथ खींचकर अपनी ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया था। बादशाह अकबर उसकी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए थे। उसी दिन से दरबार में एक नई बहस छिड़ गई थी। जीवन में सफलता और श्रेष्ठता पाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, शारीरिक बल या बौद्धिक क्षमता? यानी बल बड़ा है या बुद्धि? कई दरबारी, विशेषकर सेना से जुड़े लोग और वे जो शारीरिक शक्ति को महत्व देते थे, भीम सिंह के प्रदर्शन से उत्साहित होकर बल के पक्ष में दलीलें दे रहे थे। हुजूर, एक वरिष्ठ सेनापति खाने खाना ने कहा, युद्ध के मैदान में तो तलवार और बाहुबल ही काम आता है। एक शक्तिशाली योद्धा हजारों पर भारी पड़ सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, बिना शारीरिक बल के अपनी रक्षा कैसे करेगा? एक अन्य अमीर जो भीम सिंह का प्रशंसक बन गया था, बोला, आलमपना, देखिए ना, भीम सिंह ने कैसे असंभव लगने वाले कार्य कर दिखाए। क्या कोई दिमागी आदमी ऐसा कर सकता है? नहीं, दुनिया ताकत से ही चलती है। तभी बादशाह अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
अकबर जानते थे कि बीरबल की राय अक्सर सबसे अलग और तर्कपूर्ण होती है। बीरबल, बादशाह ने आवाज दी, तुम इस बहस पर इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे विचार क्या है? क्या शारीरिक बल ही सब कुछ है? क्या भीमसिंह की ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है? सारा दरबार बीरबल की ओर मुड़ गया। हवा में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। सब जानते थे कि बीरबल का जवाब कुछ अनोखा ही होगा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, शारीरिक बल निसंदेह महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर ईश्वर का वरदान है। भीमसिंह की ताकत वास्तव में सराहनीय है, लेकिन अगर सवाल यह है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता पाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो मेरा विनम्र मत है कि बुद्धि यानी अक्ल शारीरिक बल से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। बल के समर्थक दरबारी बीरबल की बात से असहमत नजर आ रहे थे। भीमसिंह, जो आज भी दरबार में मौजूद था, व्यंग्य से हंसा। मंत्री जी, भीमसिंह ने अपनी भारी आवाज में कहा, किताबी बातें करना आसान है, पर जब सामने कोई मुसीबत पहाड़ बनकर खड़ी हो तो उसे हटाने के लिए दिमाग नहीं, डोले चाहिए। उसने गर्व से अपनी मजबूत भुजाओं पर हाथ फेरा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सैद्धांतिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि अक्ल बल से श्रेष्ठ है? केवल बातें नहीं, हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल की आंखों में एक परिचित चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, जरूर जहांपनाह, मुझे अपनी बात साबित करने का एक अवसर दें। इसके लिए मुझे आपकी और दरबार की थोड़ी सहायता और कुछ समय चाहिए होगा। कैसी सहायता? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल ने कहा, क्या आप कृपा करके शहर के सबसे अड़ियल और हठी भैंसे को कल सुबह किले के मुख्य द्वार के पास लाने का आदेश देंगे? एक ऐसा भैंसा जिसे हिलाना भी मुश्किल हो। दरबारियों में हैरानी फैल गई। भैंसा? इस बहस का भैंसे से क्या लेना देना? भीमसिंह और उसके समर्थक फिर हंसे। उन्हें लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं, या शायद उनके पास कोई जवाब नहीं है। अकबर भी थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, जैसा तुम चाहो। कल सुबह शहर का सबसे हठी भैंसा किले के द्वार पर मौजूद होगा, लेकिन याद रहे, तुम्हें यह साबित करना होगा कि अक्ल बड़ी है, भैंस नहीं। आखिरी वाक्य पर अकबर खुद भी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। कल सुबह आप स्वयं देखेंगे कि अक्ल कैसे बड़े से बड़े बल पर भारी पड़ती है। दरबार बर्खास्त हुआ। दरबारी फुसफुसाते हुए बाहर निकले। कुछ बीरबल की बुद्धिमानी के कायल थे और उत्सुकता से कल का इंतजार कर रहे थे, जबकि अन्य, विशेषकर भीमसिंह और उसके समर्थक, मान रहे थे कि बीरबल कल बुरी तरह असफल होंगे और उनका मजाक बनेगा। भीमसिंह ने अपने साथियों से कहा, देखना कल इस किताबी कीड़े की सारी अक्ल धरी रह जाएगी जब वो भैंसे के सामने आएगा। बीरबल शांत भाव से अपने घर चले गए। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। अगली सुबह किले के मुख्य द्वार के पास का मैदान लोगों से भर गया था। बादशाह अकबर अपने खास मंत्रियों और नवरत्नों के साथ एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ गए थे, जहां से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। भीमसिंह अभी पूरे आत्मविश्वास के साथ अकड़कर खड़ा था। उसे यकीन था कि आज बीरबल की फजीहत होने वाली है, जैसा कि आदेश दिया गया था। शाही कर्मचारी शहर के सबसे मशहूर जिद्दी भैंसे को लेकर आए थे। उसका नाम कालिया था और वो वाकई अपने नाम की तरह काला, भीमकाय और भयानक लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो जमीन पर अपने खुर पटक रहा था। उसे 4 मजबूत रस्सियों से बांधकर बड़ी मुश्किल से लाया गया था। उसे मैदान के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। कालिया को देखकर ही लग रहा था कि उसे उसकी जगह से हिलाना लगभग नामुमकिन है। बीरबल अभी तक नहीं पहुंचे थे। कुछ दरबारियों ने कहना शुरू कर दिया, लगता है मंत्री जी डर गए। भीमसिंह ने ताना कसा,
शायद रात भर सोचने के बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि भैंसे के सामने अक्ल काम नहीं आती। तभी बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वे बिल्कुल शांत थे, उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, भैंसा हाजिर है, अब बताओ तुम्हारी योजना क्या है? तुम कैसे साबित करोगे कि अक्ल बड़ी है? बीरबल ने भीमसेन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, पहले मैं चाहूंगा कि हम शारीरिक बल की परीक्षा करें। भीम सिंह जी अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या वे इस भैंसे को यहां से कुछ कदम आगे धकेल सकते हैं या खींच सकते हैं? भीम सिंह ये सुनकर जोर से हंसा। बस इतनी सी बात। ये भैंसा क्या चीज है, मैं तो पहाड़ हिला दूं। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और भैंसे की ओर बढ़ा। अकबर ने इशारा किया और भैंसे को पकड़े हुए कर्मचारियों ने रस्सियां थोड़ी ढीली कर दी ताकि भीम सिंह अपनी ताकत आजमा सके, लेकिन इतनी नहीं कि भैंसा बेकाबू हो जाए। भीम सिंह ने पहले भैंसे को पीछे से धकेलने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी मांसपेशियां तंग गई, चेहरे पर पसीना आ गया, नसें उभर आई। वो पूरी जान से धक्का लगा रहा था, लेकिन कालिया भैंसा टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ऐसे अड़ा खड़ा था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। भीम सिंह का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, धक्का काम नहीं कर रहा, खींच कर देखता हूं। उसने भैंसे के गले में पड़ी मोटी रस्सी को पकड़ा और उसे खींचने लगा। उसने अपने पैर जमीन में गड़ा दिए और पूरी शक्ति से खींचा। रस्सी तंग गई। भीमसिंह की सांसें फूलने लगी, लेकिन भैंसा इंच भर भी आगे नहीं बढ़ा। उसने गुस्से में गुर्राना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, लगा लो जितना जोर लगाना है। भीम सिंह ने 2-3 बार और प्रयास किया, हर बार पहले से ज्यादा ताकत लगाई। उसने अपने कुछ और पहलवान साथियों को भी मदद के लिए बुलाया। 3-4 पहलवान मिलकर भैंसे को खींचने और धकेलने लगे, लेकिन परिणाम वही रहा। भैंसा अपनी जगह से नहीं हिला। वे बुरी तरह हाफ रहे थे और पसीने से तरबतर थे। आखिरकार भीम सिंह ने हार मान ली। वो हाफता हुआ पीछे हट गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बादशाह की ओर देखकर कहा, हुजूर, ये भैंसा नहीं, शैतान है। ये अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। बल के समर्थकों के चेहरे पर निराशा थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा और बढ़ गई थी। ठीक है भीम सिंह, अकबर ने कहा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। अब बीरबल, तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम्हारी अक्ल इस भैंसे को कैसे हिलाती है। सबकी निगाहें अब बीरबल पर थी। भीम सिंह और उसके साथी व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अब भी यकीन था कि बीरबल कुछ नहीं कर पाएगा। अध्याय 3, अक्ल का जादू। बीरबल शांत भाव से भैंसे की ओर बढ़े। उन्होंने न तो भैंसे को धकेला न खींचा। वे बस उसके पास जाकर खड़े हो गए और उसे गौर से देखने लगे। भैंसा अब भी गुस्से में लग रहा था, लेकिन बीरबल के शांत व्यवहार से शायद वो थोड़ा हैरान था। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक तुरंत आगे आया। उसके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी जो ताजी, हरी, नरम घास से भरी हुई थी। उस घास की मीठी महक हवा में फैल गई। बीरबल ने टोकरी से मुट्ठी भर घास निकाली और उसे भैंसे के मुंह के थोड़ा आगे जमीन पर रख दिया। कालिया भैंसे ने घास की महक सूंघी। उसकी लाल आंखों में गुस्सा कम होता दिखा। उसने जमीन पर रखी घास को देखा। कुछ पल वो स्थिर खड़ा रहा, शायद सोच रहा था। फिर उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और घास खाने लगा। जैसे ही उसने घास खत्म की, बीरबल ने एक और मुट्ठी घास निकाली और इस बार उसे भैंसे से कुछ कदम आगे रखा। भैंसा एक पल रुका, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और उस घास को भी खाने लगा। बीरबल यही करते रहे। वे थोड़ी थोड़ी घास भैंसे से कुछ कुछ दूरी पर रखते गए और भैंसा लालच में।
बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद ब खुद उनके पीछे चलता गया। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए और कालिया भैंसा, जो थोड़ी देर पहले भीमसेन और उसके साथियों की पूरी ताकत लगाने पर भी इंच भर नहीं हिला था, अब एक पालतू जानवर की तरह चुपचाप बीरबल के पीछे पीछे घास खाता हुआ चला रहा था। ये दृश्य देखकर पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भीमसिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। जिन दरबारियों ने बल को श्रेष्ठ बताया था, उनके सिर शर्म से झुक गए। बादशाह अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के मिले जुले भाव थे और वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। बीरबल भैंसे को मैदान का एक चक्कर लगवाकर वापस बादशाह के चबूतरे के पास ले आए। भैंसा अब बिल्कुल शांत था और बीरबल के हाथ से घास खाने का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने बादशाह को झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आपने देखा, जहां भीमसिंह जी का अपार बल काम न आया, वहां अक्ल ने कितनी आसानी से अपना काम कर दिया। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठे और तालियां बजाने लगे। उनकी देखा देखी सारा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भीमसिंह भी अपनी हार स्वीकार करते हुए हिचकिचाते हुए ताली बजाने लगा। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने प्रसन्नता से कहा, आज तुमने केवल अपनी बात साबित ही नहीं की, बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। निसंदेह तुमने दिखा दिया कि अक्ल शारीरिक बल से कहीं ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली है। अकबर ने भीमसिंह की ओर मुड़कर कहा, भीमसिंह, तुम्हारी ताकत प्रशंसनीय है, लेकिन याद रखो, असली शक्ति केवल शरीर में नहीं होती। बुद्धि का सही उपयोग तुम्हें वो करवा सकता है जो शायद दुनिया की कोई भी ताकत ना कर सके। भीमसिंह ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करें जहांपनाह, मंत्री जी सही थे। मैं अपनी ताकत के घमंड में अंधा हो गया था। आज मैंने सीखा कि अक्ल वास्तव में बल से बड़ी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं था। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता था कि हर चीज का अपना महत्व है, लेकिन समझदारी और बुद्धि से हम कठिन से कठिन समस्या का हल भी आसानी से निकाल सकते हैं। भैंसे को उसकी इच्छा के विरुद्ध हिलाना मुश्किल था, लेकिन जब हमने उसकी जरूरत, भूख को समझा और उसे प्यार से लालच दिया, घास, तो वो खुद ब खुद हमारे पीछे चला आया। यही अक्ल का काम है, समस्या की जड़ को समझना और उसका सही समाधान खोजना, न कि आंख बंद करके बल का प्रयोग करना। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर हमें अचंभित कर दिया है। तुमने न केवल एक बहस का अंत किया, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाया है। बादशाह ने घोषणा की, आज के इस प्रदर्शन के लिए बीरबल को विशेष इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बीरबल को कीमती मोतियों की माला भेंट की। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी ये बहस नहीं छिड़ी कि अक्ल बड़ी है या भैंस। बीरबल ने अपने सरल लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन से सभी के मन में ये बात बिठा दी थी कि शारीरिक बल अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्धि और समझदारी का स्थान उससे कहीं ऊंचा है। वे चुनौतियां जिनसे बल पार नहीं पा सकता, उन्हें अक्सर अक्ल चुटकियों में हल कर देती है। कालिया भैंसा, जो शहर का सबसे जिद्दी जानवर माना जाता था, उस दिन से बीरबल की बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया और ये कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस, पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। ये याद दिलाने के लिए कि असली शक्ति दिमाग में होती है, भुजाओं में नहीं।